हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं सुदर्शन शाह के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पे खुड़बुड़ा युद्ध होता है, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है और किस प्रकार से संघर्ष करते हुए सुदर्शन शाह अपने राज्य को, टिहरी राज्य उनको मिलता है। तो ये फैक्ट हमने देख लिए थे। अब देखते हैं कि जब उनको ये टिहरी वाला जो हिस्सा है, टिहरी वाला जो क्षेत्र है मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहानी रहती है। तो जो टिहरी वाला जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये क्या था, टिहरी का जब ये राज्य यहाँ पे बना था, जब यहाँ पे राजधानी बनी, तो इससे पहले ये मछुआरों की एक बस्तियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में मछुआरों की बस्तियाँ हुआ करती थी। और जब 1815 में यहाँ पे ये वाला क्षेत्र किसको मिलता है, सुदर्शन शाह को मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता था। तब राजा ने क्या किया, यहाँ पर 700 रुपये खर्च करके क्या किया, कुछ छोटे छोटे मकान बनाए जिनका वार्षिक किराया उन्होंने क्या रखा, मात्र 3 रुपये रखा। यानी साल का किराया कितना होगा, 3 रुपये होगा। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग बसने लग गए। तो एक वीरान बस्ती थी, यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता था। तो 28 दिसंबर 1815, ये तिथि आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना होती है। इसलिए 28 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है मरम्मत या वापसी, या कह लीजिए आप पुनर्निर्माण। ये हम ऐसा रेस्टोरेशन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए टिहरी का जो ये इलाका है, इस वाले क्षेत्र में इससे पहले गोरखों का अधिकार था, उससे पहले परमार वंश के राजाओं का था। तो सबसे पहले किसका था, परमार का था, फिर गोरखों का था, फिर से परमारों की वापसी हो गई है। तो इसलिए रेस्टोरेशन शब्द का यहाँ पर इतिहासकारों ने प्रयोग किया है। तो 28 दिसंबर 1815, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये सभी फैक्ट लिखवाऊंगा अभी आगे, ये चीज़ आप पहले कहानी अच्छे से सुन लीजिए। तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना होती है और टिहरी में भिलंगना नदी के किनारे यहाँ पर फिर राज तिलक होगा सुदर्शन शाह का। 28 दिसंबर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलूँगा भारत के इतिहास से। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने करी थी। तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पहले से पढ़े होंगे कई अभ्यर्थियों ने। तो 28 दिसंबर से हमारी तीन चीज़ें क्लियर हो गई है। एक तो टिहरी की स्थापना क्लियर हो रही है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई है मुंबई में, और 28 दिसंबर 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने करी थी। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए थोड़ा सा फैक्ट लिख लेते हैं। और जो ये फैक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये लगभग आपके पहले वाले वीडियो में मैंने कवर करवा रखे हैं। तो टिहरी रियासत के पहले राजा बनते हैं और परमार वंश के कौन से राजा हैं, 55वें राजा बने हैं। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखने हैं, जो भी डिस्कस हमने पहले वीडियो में भी किया, 55वें 56वें, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। माता के नाम का उल्लेख कुमाऊं वाली व मंदराली जी नाम से मिलता है। फ्रेजर से कच्ची सनद मिलने के बाद टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1815 से पूर्व टिहरी में मछुआरों की काफ़ी बस्तियां हुआ करती थी। 28 दिसंबर को क्या है, रेस्टोरेशन डे हो गया। ये सब चीज़ें वैसे लगभग आपको याद हो जानी चाहिए कहानी के जरिए ही। टिहरी में भिलंगना नदी के किनारे सेमल के मैदान में राज तिलक होता है राजगुरु नौटियाल द्वारा। और सुदर्शन शाह के जो पुत्र होंगे, भवानी शाह, जो हमारे अगले राजा होंगे, उनका राज तिलक भी कहाँ होगा, इसी मैदान पर होगा। राज्य प्राप्ति के बाद सुदर्शन शाह की प्रशासनिक योग्यता का परिचय या उल्लेख अंग्रेज अधिकारी मिस्टर शोर एवं जीआरसी विलियम्स द्वारा किया गया। तो देखिए प्रश्न बन सकते हैं कहीं से भी, यूके ट्रिपल से कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। इस यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जब राज्य प्राप्ति हो गई थी सुदर्शन शाह को, तो उनकी प्रशासनिक योग्यता का परिचय निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया। तो पहला ऑप्शन मिस्टर शोर दे देगा, दूसरा ऑप्शन जीआरसी विलियम्स दे देगा, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे देगा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त फर्स्ट एंड पहला और दूसरा दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निश्चित की गई और 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ और सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा स्थायी सनद प्रदान की गई, जो कि उक्त कच्ची सनद पर आधारित थी। इस समझौते के अनुसार कंपनी ने कहा कि टिहरी तुम्हारे वंशजों की थी और हम ये बात स्वीकार करते हैं। ये लगभग मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर कर ही दिया था। जो 4 मार्च 1820 को कंपनी द्वारा एक पक्की सनद दी जा रही है, वो किस सनद पर आधारित थी, 1815 की सनद पर आधारित थी। तो पहले कच्ची सनद दी गई और 4 मार्च 1820 को क्या हो गया,
पक्का समझौता हो गया और एक स्थायी सनद प्रदान कर दी गई सुदर्शन शाह को। ठीक है, तो बस इतना सा है इसमें, ये आप वैसे पहले वीडियो में डिटेल में मैंने बता दिया था। 1817 में प्रीतम शाह का गढ़वाल आगमन होता है। इससे पहले कहाँ थे? नेपाल में बंदी बना के ले गए थे इन्हें नेपाली, और नेपाल नरेश गीवाण युद्ध के चाचा एवं मंत्री राम शाह की पुत्री से इनका वहीं पर विवाह हुआ था नेपाल में प्रीतम शाह का। और 1836 में निसंतान प्रीतम शाह की मृत्यु हो जाती। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जब गोरखे उन्हें बंदी बना के ले गए तो गढ़वाल आगमन कब हुआ? मृत्यु से रिलेटेड ही पूछ सकता है। देखिए आयोग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बुक में आपको मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मूरक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मूरक्राफ्ट टिहरी आया था। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा फुल्का देख लेते हैं। देखिए क्या था? ब्रिटिश पशु चिकित्सक था, एक यायावर था। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला व्यक्ति। और मूरक्राफ्ट को अपने देश में कृषि व्यवस्था को सुधारने की एक लालसा थी, एक जिज्ञासा थी कि मैं अपने देश में किस प्रकार से कृषि व्यवस्था को सुधारूं। और एक ये युवा वैज्ञानिक था और इसके मन में तिब्बत के प्रति काफ़ी लगाव था, घूमने फिरने की इसके अंदर काफ़ी ललक थी। और एक पश्मीना बकरी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित था, पश्मीना बकरी के शोध में बहुत रुचि रखता था। इसे पता था कि जो तिब्बत में जो इतनी खतरनाक ठंड पड़ती है, तिब्बत वाला जो इलाका है, इतनी खतरनाक ठंड में भी जो ये पश्मीना बकरी है ये क्या करती है? अपने लंबे जो इसके बाल हैं, अपने लंबे बालों की परतों के बीच में एक मुलायम रेशा बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पसम कहा जाता है। और पसम का अर्थ होता है फारसी भाषा में ऊन, और पश्मीना का अर्थ क्या होता है? ऊनी परिधान। तो ये पसम जो ये बनाता है, तो भारत के जो इलाके हैं, ठंडे इलाके, जैसे कश्मीर वाला इलाका हो गया, कुमाऊं गढ़वाल के जो बर्फीले इलाके हो गए, तो वहाँ पे जो ये बकरी पाई जाती थी उस समय, तो इस बकरी का महत्व सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही लगाया था। अंग्रेज़ों ने ही महत्व पहचाना था इस बकरी का। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मूरक्राफ्ट की जो जिज्ञासा थी वो हिमनदों के सर्वेक्षण में थी, साथ ही साथ वो पर्यावरण में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, साथ ही साथ बौद्ध धर्म में भी उसकी काफ़ी रुचि बताई जाती है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि अंग्रेज उस समय तिब्बत पर भी काफ़ी बराबर नज़र रखते थे। तो हो सकता है कि मूरक्राफ्ट की यात्रा के कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हो। तो यहाँ से मैं कुछ 2-4 फैक्ट उठा के देखने जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। 1812 में तिब्बत यात्रा के लिए निकलता है और इस मूरक्राफ्ट के विवरण से हमें उत्तराखंड और तिब्बत के विषय में विविध जानकारियाँ मिल जाती है। मूरक्राफ्ट का टिहरी आगमन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूके पीएससी की बात करें या यूके ट्रिपल एससी की बात करें। तो मूरक्राफ्ट का टिहरी आगमन 6 फरवरी 1820 को। मूरक्राफ्ट जब यहाँ आया राजा के दरबार में, टिहरी आया, तो उसने लिखा है कि मैंने राजा को एक कार्यशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति पाया, लेकिन सुदर्शन शाह को इस बात का बड़ा दुख था कि वो अपने पूर्वजों की राजधानी को ना पा सका। तो इस बात का बड़ा दुख था सुदर्शन शाह को कि वो अपने जो श्रीनगर पूर्वजों की राजधानी थी, कौन सी? श्रीनगर, इसको वो प्राप्त नहीं कर सका। तो अपने यात्रा विवरण में मूरक्राफ्ट ने सब बातें लिखी है। मूरक्राफ्ट उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर राकस ताल जाने वाला पहला अंग्रेज था। और ये स्रोत अगर हम किस पुस्तक में ये फैक्ट निकाला है मैंने, तो पंडितों का पंडित नैन सिंह रावत की जो है, यहाँ पे लेखक कौन है? शेखर पाठक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में यहाँ पे नैन सिंह रावत के बारे में लिखा गया इस किताब में। तो इतना डीप हमें किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 फैक्ट मूरक्राफ्ट से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम में।